स्वागत है आपका आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आप सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और गर्मियों का आनंद ले रहे होंगे। हमारा अम्ल क्षारक और लवण वाला चैप्टर चल रहा था और हम वहां पर आरएनएस की अवधारणा पढ़ चुके थे और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चनों के बारे में भी हमने अध्ययन कर लिया था। आज की क्लास में हमें कुछ क्वेश्चनों के बारे में क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी बुक में, उसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे और ये समझेंगे कि उसका क्या तात्पर्य है। देखिएगा, वीडियो जो है वह इस चैप्टर की बहुत ज्यादा हो सकती है। मतलब आज हम नवी क्लास पार्ट नंबर 9 के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि इस चैप्टर का यह कौन सा भाग है? नवा भाग है। तो बच्चों, क्योंकि हमारी वीडियो जो है वह बहुत छोटी होती है जिससे आपको बोरियत महसूस ना हो, इसलिए आप यह ना देखें पढ़ते समय कि सर आपके इस चैप्टर के पार्ट तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जब आप कंपेयर करोगे तो वीडियो बहुत कम लेंथ की है, 20 मिनट की या मात्र 25 मिनट की ही वीडियो है। तो यदि आप उन्हें कंबाइन करोगे तो पार्ट जो है वो ज्यादा नहीं बनेंगे। चलिए बात करते हैं आगे। उससे पहले मैं आपको एक पिछली क्लास का ही एक चीज और बता देता हूं। आपने पढ़ा था कि वे पदार्थ जो क्या देते हैं? H+ देते हैं, क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। आप एक बात याद रखिएगा कि H+ जो होता है वह अत्यधिक क्या होता है? क्रियाशील होता है। इसलिए क्या करता है? यह जल से क्या करता है? क्रिया, और जल से क्या कर देता है? क्रिया करके यह बनाता है H3O+। क्या बनाता है बच्चों? H3O+ आयन बनाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। तो याद रखिएगा क्या कहा गया है कि H+ जो है वह अत्यधिक क्या है? क्रियाशील है। इसलिए जल से क्या करेगा? क्रिया, और क्रिया करके बनाएगा H3O+, यानी कि हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। तो बहुत बार H+ ना कह के H3O+ की बात भी कर लेता है, तो समझ जाइएगा किसकी बात की जा रही है? अम्ल की बात की जा रही है। चलिए बात करते हैं आगे। सुनिएगा, आपकी बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है और वो क्वेश्चन क्या है कि अम्ल को तनुकृत करते समय, अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित किया जाता है कि जल में अम्ल मिलाना चाहिए, ना कि अम्ल में जल? क्या कह रहा हूं मैं बच्चों? यह क्वेश्चन आपकी बुक में दिया हुआ है कि जब आप क्या कर रहे हो? अम्ल को तनुकृत कर रहे हो। क्या कर रहे हो? तनुकृत कर रहे हो। तो यह क्यों अनुशंसित, मतलब यह क्यों सावधानी रखी जा रही है कि हमेशा जल में ही क्या मिलाना चाहिए? अम्ल मिलाना चाहिए। जल में क्या मिलाना चाहिए? अम्ल मिलाना चाहिए। उल्टा नहीं करना चाहिए। उल्टा मतलब ये नहीं है कि आपने क्या कर दिया? अम्ल में क्या मिला दिया? जल मिला दिया। तो समझते हैं कि ऐसा क्यों होना चाहिए। सबसे पहले तो आप यह सब का मतलब आपको पता होना चाहिए कि तनुकृत का मतलब क्या होता है। सुनिएगा, आपने कक्षा 9 में पढ़ा था बिलियन। क्या पढ़ा था बच्चों? आपने कक्षा 9 में बिलियन के बारे में अध्ययन किया था। और बिलियन क्या होता है? बिलियन दो चीज से मिलकर बना हुआ है। एक क्या? बिले, और एक क्या होता है? विलायक। क्या हो गया? एक तो क्या हो गया? बिले, और एक क्या हो गया? विलायक। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा वो समझ लीजिएगा कि किस प्रकार से यहां मैं क्या बात कर रहा हूं। सुनिएगा, जैसे मैंने मान लीजिएगा ये पात्र लिया और इस पात्र में मैंने क्या भर दी? मैंने क्या भर दिया? ये जल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है बच्चों? वाटर, यानी कि ये जल भरा हुआ है। आपने इसमें क्या मिलाया? आपने इसमें मिला दी चीनी। क्या मिला दी? चीनी मिला दी। ठीक है ना?
तो यहां पर जल क्या है, जल किसकी काम कर रहा है, विलायक की तरह कार्य करेगा। किसकी तरह कार्य करेगा, विलायक। और जल है क्या, जल में क्या घोला गया है, चीनी को। किसको, चीनी को। और चीनी किसकी तरह कार्य करेगी, विलय की तरह। किसकी तरह कार्य करेगी, विलय की तरह। और अच्छे से समझिएगा, आपके बात समझ में थोड़ी सी आ गई होगी कि सर विलय वह पदार्थ होता है, विलय वह पदार्थ होता है जिसे किसमें घोला जाता है, विलायक में घोला जाता है। किसमें घोला जाता है, विलायक में। तो विलय क्या है, विलय वह पदार्थ है जिसे किसमें घोला जाता है, विलायक में घोला जाता है। और विलायक क्या है, विलायक हो गया वह पदार्थ जिसमें किसको घोला जा रहा है बच्चों, विलय को घोला जा रहा है। तो आपको विलय और विलायक का मतलब समझ में आ गया होगा। जब विलय इस विलायक में मिल जाएगा, यानी कि घोले जाएगा, जब चीनी को आपने जल में डाला तो जब आप घोलोगे तो घोल कर क्या मीठा पानी प्राप्त होगा, यानी चीनी का पानी का क्या प्राप्त हो गया आपको, सॉल्यूशन, यानी क्या प्राप्त हो गया है, विलयन प्राप्त हो गया है। तो जब विलय विलायक में घुलता है या मिल जाता है तो क्या बना लेता है बच्चों, विलयन का निर्माण कर लेता है। अब विलयन की आपने परिभाषा तो पढ़ी थी, और कि दो या दो से अधिक पदार्थों का कैसा मिश्रण, समांगी। और आपने यह भी पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा, मैं बता देता हूं कि हमेशा विलयन में विलायक क्या होता है, ज्यादा, और विलय की मात्रा क्या होती है, कम होती है। क्या होती है, कम। मैंने क्या कहा, आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा विलयन की परिभाषा में कि दो या दो से अधिक। यहां देता हूं मैं, क्या परिभाषा थी इसकी, कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। कंफ्यूजन ना होइएगा, मैं इस क्वेश्चन का उत्तर भी आपको बताऊंगा, लेकिन कुछ चीजें इसमें जो काम आ रही हैं वो मैं यहां आपको बता देना चाहता हूं, जिससे कंफ्यूजन जो है वो हमारे दिमाग में ना रहे। एक तरीका तो था मैं इसका सीधा सा आपको उत्तर बताता और बगल साइड से निकल जाता, लेकिन उससे फिर आपके दिमाग में कुछ चीजें कंफ्यूज में रह जाती है, आपको समझ में नहीं आता तनु क्या है, बहुत सारी चीजें आपको समझ में नहीं आती। तो एक बार आप इन चीजों को समझने का प्रयास कीजिएगा, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को बगल में सरका दीजिए, माइंड में इसको समझने का प्रयास कीजिए कि जो समझा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपके आगे कक्षा 12 में भी काम आ जाएगी और 11 में भी काम आ जाएगी। तो दो या दो से अधिक पदार्थों का सामान्य मिश्रण क्या होता है, विलयन कहलाता है। और सामान्य मिश्रण आप जानते हैं कि जिसमें पूरा ऐसा मिश्रण जिसमें क्या होती है, जो संगठन होता है, अवयवों का जो संगठन होता है वह क्या होता है, समान होता है। कैसा होता है, एक समान होता है। एक समान मतलब देखो समझना कैसे, आपने चीनी को कैसे घोला, पानी में। अब आपने चीनी को पानी में घोला तो आपको जो मीठा पानी प्राप्त हुआ, आप उसको कहीं से भी चाख लीजिए, चाहे आपने मान लीजिए एक चम्मच ऊपर से ले लिया तब भी पानी मीठा, बीच में से ले लिया तब भी पानी मीठा, और आपने नीचे से ले लिया तब भी पानी क्या आएगा, पूरा क्या आएगा, मीठा आएगा। यानी कि आपने ये पाया कि इस पूरे में जो आपने चीनी को जब किसमें मिलाया, जल में, तो इस पूरे पात्र में क्या है, प्रत्येक जगह क्या है, अवयवों का जो संगठन है वह क्या है, समान है। इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं बच्चों, विलयन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, विलयन कह रहे हैं। और विलयन का निर्माण कब होगा, जब विलायक की मात्रा क्या होगी, ज्यादा, और विलय की क्या होगी, कम। क्योंकि जब ऐसा होगा, यानी विलायक ज्यादा होगा विलय कम होगा, तब जाके ही क्या बनेगा, समांगी मिश्रण बनेगा। कैसा मिश्रण बनेगा, समांगी। क्योंकि समांगी मिश्रण को ही हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। और बच्चों जब विलायक की मात्रा क्या हो, ज्यादा, और विलय की मात्रा क्या हो, कम, तो ऐसे ही विलयन को क्या कहा जाता है, तनु। उसे अपन क्या कह देते हैं, सामान्यतः तनु विलयन भी कहते हैं। तनु का मतलब समझ जाइएगा आप कि तनु विलयन का मतलब क्या हो गया, कि इसमें विलायक की मात्रा तो क्या होगी, ज्यादा, विलय की मात्रा क्या होगी, कम। ठीक है ना। तनु को एक प्रकार से नॉर्मल वे में, देसी भाषा में कैसे, पतला, है ना, सीधी सी बात है। जब आपने चीनी को जल में घोला तो, और किसी चीज को आप ले लीजिए, आपने पेंटिंग की होगी, घरों में क्या होती है, दिवाली समय पर क्या होती है, पेंट होता है। और जब पेंट होता है तो क्या करता है, वहां पर जो पुताई वाला कैंडिडेट होता है वह पानी में, गर्म पानी में क्या करता है, डिस्टेंबर को घोलता है। ठीक है ना। और जब पानी की मात्रा वहां ज्यादा होती है और डिस्टेंबर की मात्रा क्या होती है, कम, तो वहां पर वो कहता है कि क्या है, पतला है। क्या है, पतला। तो अब तनु का मतलब समझ लीजिएगा कि विलायक की मात्रा एक प्रकार से क्या हो जाएगी, वहां पर ज्यादा होगी, किसकी तुलना में, विलय की तुलना में। ठीक है ना।
अब हम बात करते हैं, ये आपको चीज समझ में आ गई होगी। अब इस क्वेश्चन का अपन उत्तर निकालने का क्या करते हैं, प्रयास। तो सुनिएगा बच्चों, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और पुटअप हो रहा होगा कि सर हमने एक शब्द और सुना है, सांद्र। सांद्र विलयन, विलयन विलयन बहुत बार हमने सुन लिया है। सांद्र विलयन क्या है? देखिएगा, यह कोई विलयन का ऐसा प्रकार नहीं है। मैं बात करूं तो तनु विलयन और सांद्र जो विलयन है, यह एक दूसरे के क्या है, तुलनात्मक शब्द हैं। और यह विलयन का जो प्रकार है वो किस आधार पर है, गुणात्मक आधार पर है। किसके आधार पर है? गुणात्मकता के आधार पर है। मतलब गुणात्मकता का मतलब समझिएगा, आपको मैंने अभी आपसे कहा तनु विलयन, और मैंने आपसे कहा उस तनु विलयन में, जैसे मान लीजिएगा मैंने चीनी को पानी में घोला था और मैं कह दिया ये क्या है, इसका तनु विलयन है। मतलब वहां पर पानी की मात्रा क्या होगी, ज्यादा, और उस चीनी की मात्रा क्या है, कम है। लेकिन क्या आपको यह पता है क्या कि कितनी मात्रा मैंने चीनी की घोली है और कब जाके ही तनु बनेगा? आपको मात्रा नहीं पता कि कितने पानी में कितनी चीनी घोले तब जाके हमें क्या प्राप्त हो जाए, तनु प्राप्त हो जाए। बस आपको इतना पता है कि पानी की मात्रा वहां ज्यादा है, चीनी की मात्रा क्या है, कम है। अब यह जो आप अध्ययन कर रहे हो 10वीं क्लास में, यह आप अध्ययन करो गुणात्मक आधार पर। किसके आधार पर? गुणात्मक आधार पर। आप कक्षा 11th में भी सीख जाओगे और 12th में भी आएगा, दोनों ही क्लासों में आएगा, मात्रात्मक आधार पर। यानी कि आप वहां क्या निकालोगे, जो पदार्थ घोला जा रहा है उस घोले जाने वाले पदार्थ की मात्रा निकालोगे, और वहां पर आप शब्द पढ़ोगे, नॉर्मलता, मोललता, 11th और 12th क्लास में। तो ये आप वहां अपने आप सीख जाओगे। तो याद रखिएगा, आप जो 10th क्लास में पढ़ रहे हो ना, सांद्र शब्द पढ़ रहे हो, तनु विलयन पढ़ रहे हो, सांद्र विलयन नाम सुनते हो, ये एक क्या है, गुणात्मक आधार पर वर्गीकरण है। किसके आधार पर? गुणात्मक। बुक में ये लिखा हुआ है साफ साफ, 10th में तो नहीं, 11th और 12th क्लास की बुक में लिखा हुआ है कि आपने जो कक्षा 10 में पढ़ा था वह गुणात्मक आधार पर था। समझा देता हूं, उसको भी समझ लीजिएगा क्या है, ठीक है ना। देखिएगा, आप जीमने के लिए गए होंगे, जाते ना, नौता आ गया, और जब नौता आ गया तो जीमने के लिए तैयार रहते हैं। आप जीमने के लिए गए होंगे, और जीमने के लिए आप गए होंगे तो आप बैठे होंगे जब पंगत लगा के खाना खाने के लिए, तो वहां पर क्या होगा, आपने सब्जी वाले से एक शब्द कहा होगा कि भैया गाड़ी गाड़ी आंद है के पतली पतली आंद है। क्या आंद है? गाड़ी गाड़ी आंद है के पतली पतली आंद है, क्या सब्जी, ठीक है ना। अब किसकी सब्जी है वो मान लीजिएगा आलू की सब्जी है, ठीक है ना। तो वहां पर आलू गाड़ी सब्जी में क्या है, आलू की मात्रा क्या है, ज्यादा है, और पानी की मात्रा क्या है, कम है। यहां पर पतली सब्जी में क्या होता है, आलू क्या होता है, कम, और पानी क्या होता है, ज्यादा। अब तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं, मैंने कहा था पतली को आप एक प्रकार से मान सकते हो। मान लीजिए मैंने पानी में किसको बोल रहा हूं, आलू को, ठीक है ना। तो पानी की मात्रा क्या है, ज्यादा, यानी एक प्रकार से इसको क्या कह सकते हैं, विलायक। और आलू की मात्रा क्या है, कम, यानी कि एक प्रकार से आप इसे क्या कहते हैं, कह सकते हैं विलेय। तो जब विलायक हमारा ज्यादा हो रहा है और विलेय क्या हो रहा है, कम, तो अपन ये अध्ययन कर चुके थे कि ऐसा जब होने लग जाएगा तो अपन उसे सामान्य क्या कह देंगे, गुणात्मक आधार पर तनु विलयन कह देंगे। क्या कह देंगे, तनु। यदि इस वाले विलयन की मैं तुलना करूं इसके आधार पर, तो इसमें इसकी तुलना में क्या है, आलू की मात्रा क्या है, ज्यादा, पानी की मात्रा क्या है, कम, तो अपन कह सकते सर ये सांद्र है, ये क्या है, तनु है। पहले ही बता चुका हूं, ठीक है ना। याद रखिए तुलनात्मक शब्द हैं, क्या है, तुलनात्मक शब्द। मैं आपको एक पात्र में कुछ भी लेके दे दूं, क्या कि मान लीजिए कि मैंने आपको पानी ले दिया और चीनी ले दी और कह बताइए सांद्र विलयन है या नहीं है, तो आया तनु विलयन है या नहीं है, तो आप ऐसा अंदाजा नहीं लगा सकते। यह आप किसके आधार बताओगे, दूसरे से तुलना करके ही बताओगे। तो याद रखिएगा सापेक्ष शब्द हैं, सांद्र और तनु जो हैं वह एक दूसरे के क्या है, सापेक्ष वर्ड हैं। हम उसे क्या करेंगे, एक प्रकार से एक तुलना करके ही ये पता लगा सकते सर इसकी तुलना में यह क्या है, सांद्र थोड़ा सा क्या है, गाढ़ा है, इसकी तुलना में क्या है, थोड़ा सा क्या है, पतला। यह शब्द बहुत बार आएगा, इसका मतलब आप समझ जाइएगा। तनु का मतलब कि जिस पदार्थ को घोला जा रहा है वह तो क्या होगा, कम, और जिसमें घोला जा रहा है वह क्या होगा, ज्यादा। लेकिन हमें यह नहीं पता कितना, बस इतना पता है कि जिसमें घोल रहे हैं वो ज्यादा, और जिसमें क्या कर रहे हैं, जिसको घोल रहे हैं वो क्या कम होगा। क्या कह रहा हूं, दोबारा सुनना। इसका मतलब हम सब इतना समझ चुके हैं, जिसमें घोला जा रहा है, यानी मान लीजिए जल में घोल रहे हैं तो जल की मात्रा क्या होगी, ज्यादा, और मान लीजिए चीनी को घोल रहे हैं तो चीनी की मात्रा क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब आप यहां तक ये चीज समझ चुके होंगे।
अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो समझिएगा प्यारे बच्चों, यदि आपको थोड़ा सा भी ऐसा लग रहा हो कि सर आप क्या बता रहे हैं, तो एक बार वीडियो को दोबारा से पुनः क्या कीजिएगा, स्टार्ट करके देखिएगा। आपको थोड़ी बहुत जानकारी 9th क्लास की पता होनी चाहिए, नहीं भी पता तो मैं आपको यहाँ बता चुका हूँ कि बिलियन क्या होता है, विलय क्या है, विलायक क्या है। मैंने उन सभी बच्चों को ध्यान में रख करके इसको समझाया है। जो बच्चे 9th क्लास अच्छे से पढ़ के आए हैं उन्हें तो वो चीजें पता है, ठीक है ना। तो उसमें आप ये ना सोचे सर ये तो हमें पता था आप क्यों बता रहे, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो 9th को अच्छे से नहीं पढ़ के आए होंगे या उन्होंने उस समय वहां ध्यान नहीं दिया होगा, तो इसलिए मैंने उन्हें ये चीज यहाँ पर कंफर्म करा दी है कि किस प्रकार से ये चीजें होती हैं और क्या आपने कक्षा 9 में पढ़ा है। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, सुनिएगा कि क्या कह रहा है ये, कि मान लीजिएगा मेरे पास क्या है, जल है, क्या है बच्चों, जल। और ये कह रहा है कि जब आप अम्ल को तनुकृत कर रहे हैं तो अब आपके दिमाग में एक शब्द आ चुका होगा कि आप समझ चुके हैं। देखिए समझने का फायदा क्या हुआ, क्या कहा इसने, अम्ल को तनुकृत करते समय। जैसे इसने ये लाइन कहा आपके दिमाग तुरंत क्लिक किया कि सर आपने हमें बताया था कि तनुकृत कर रहे हैं, मतलब यदि जल में मिलाया जा रहा है तो जल की मात्रा क्या होगी सर, ज्यादा होगी, और अम्ल की मात्रा क्या होगी सर, कम होगी। बताइए, देखिए समझने का फायदा मिला नहीं मिला, ठीक है ना। तो अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित, मतलब यह क्यों सावधानी रखी जा रही है, क्या कि जल में अम्ल मिलाना चाहिए, मतलब आपके सामने जो चित्र बना हुआ है ना, ऐसा करना है हमें, कब, यह कार्य करते समय, कि जल में ही क्या मिलाना है, अम्ल मिलाना है, ना कि अम्ल में जल। तो समझिएगा ऐसा क्यों होता है कि देखिएगा जल में अम्ल मिलाने की जो क्रिया है, जल में अम्ल मिलाने की जो क्रिया है वह क्या होती है, अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। कैसी होती है प्यारे बच्चों, अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अम्ल को जल में मिलाते समय अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। क्या कह रहा हूं दोबारा सुनिएगा, अम्ल को जल में मिलाने की जो क्रिया है वह क्या है, अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। इसलिए हमें अम्ल को जल में मिलाते समय अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए, और अम्ल को जल में मिलाते समय सदैव धीरे धीरे और हिलाते हुए मिलाना चाहिए। कैसे, हिलाते हुए, आपने कुछ मात्रा में डाल दिया, फिर हिला लिया, फिर डाल दिया, फिर हिला लिया। ऐसा नहीं करना कि एक साथ पूरी बोतल ली और उसमें क्या कर दी, पानी में डाल दी, ऐसा नहीं करना। क्यों, क्योंकि तो क्रिया क्या है, ऊष्माक्षेपी, अत्यधिक मात्रा में क्या निकलेगी, वहां पर हीट निकलेगी, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि जल में अम्ल मिलाने की क्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। क्या होती है, अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। इसलिए हमें जल में अम्ल मिलाते समय अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। हमें हमेशा अम्ल को जल में मिलाते समय सदैव हिलाते हुए और धीरे धीरे मिलाना चाहिए। इसके बाद आपको क्या लिखना है, अब हम बात करेंगे इसकी, ठीक है ना। सांद्र अम्ल में, कौन से अम्ल में, सांद्र अम्ल में। सांद्र का मतलब आप समझ चुके होंगे, इसमें पूर्ण रूप में अम्ल की मात्रा क्या है, ज्यादा। तो सांद्र अम्ल में जल मिलाने की जो क्रिया है उसमें उत्पन्न ऊष्मा के कारण क्या कहा जा रहा है कि यदि आप ऐसा ना करके क्या कर रहे हैं, अम्ल में क्या मिला रहे हैं, जल मिला रहे हैं। सांद्र अम्ल में जल मिलाने की जो क्रिया होती है उस क्रिया में जो उत्पन्न ऊष्मा है, उस उत्पन्न ऊष्मा के कारण क्या हो सकता है कि जो मिश्रण बन रहा है ना, यह मिश्रण क्या हो सकता है, आस्फलित। आस्फलित मतलब एक प्रकार से इनो को जब पानी में डाला होगा तो विलयन बाहर आगा ऊपर से उठ करके, ऐसा समझना। तो आस्फलित होकर के क्या आ सकता है, पात्र की दीवार से क्या आ सकता है, बाहर आ सकता है और आपका हाथ जल सकता है। तथा यदि मान लीजिएगा पात्र क्या है, कांच का बना हुआ है, तो अत्यधिक ऊष्मा के कारण इस कांच की दीवारें भी क्या कर सकती हैं, टूट सकती हैं। तो याद रखिएगा, इसलिए यह कहा जाता है कि हमेशा क्या करना चाहिए, यह करना चाहिए, ना कि ये। इसको जब आप एक बार पढ़ेंगे नोट्स से तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आप इसको पढ़ेंगे कहां से, नोट्स से। आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की क्या मिल जाएगी, लिंक मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहां पर चैप्टर 2 की क्या पड़ी हुई है पीडीएफ को क्या कीजिए, डाउनलोड करके आप वहां से इसे पढ़ सकते हैं। अब बच्चों एक शब्द दिया हुआ है या एक परिभाषा मैं आपको यहां बता देता हूं, सुनिएगा। आपने तनुकृत तो पढ़ लिया परंतु आपने तनुकरण की परिभाषा नहीं पढ़ी।
एक परिभाषा दे रखी है आपको, तनुकरण। क्या कह रखा है? तनुकरण। तो चाहे तो आप इसे परिभाषा मान लीजिए, या फिर यहां से एक आध दो छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछ लेता है। तनुकरण की परिभाषा क्या है वो सुनिएगा। पहले परिभाषा लिखता हूं, फिर मैं आपको उसको समझाऊंगा कि अम्ल व क्षारक को जल में मिलाते समय, क्या कह रही है परिभाषा तनुकरण की, कि अम्ल व क्षारक को जल में मिलाते समय आयनों, और कौन कौन से आयन? H3O+। अम्ल तो क्या बना लेगा? H3O+ H प्लस देगा, और H प्लस क्या करेगा? क्रिया करके क्या बनाएगा? H3O+। और क्षारक क्या देता है? OH-। तो क्या कहा जा रहा है कि अम्ल व क्षारक को जल में मिलाते समय आयनों, कौन कौन से आयन? ये की सांद्रता के प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इसे ही आप क्या कहते हैं? इसे तनुकरण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चों? तनुकरण कहते हैं। समझिएगा क्या कह रही है परिभाषा, कि जब आप अम्ल व क्षारक को क्या मिला रहे हो? जल में मिला रहे हो। तो जल में मिलाते समय आयनों, कौन से आयन? अम्ल तो क्या बना रहा है? ये। क्षारक क्या बना रहा है? ये। आयनों की सांद्रता के प्रति इकाई आयतन में क्या जाती है? कमी हो जाती है। इसे क्या कहते हैं? तनुकरण। देखिएगा जब बात की जाती है ना किसी चीज की, तो उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा लिया जाता है, ठीक है ना, और छोटे से हिस्से को लेकर के ही हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। और अध्ययन करने के बाद जो चीज उस छोटे से हिस्से पर अप्लाई होगी, वही चीज क्या जाती है? पूरे बॉक्स पर अप्लाई हो जाती है। देखो आपने मैथ में पढ़ा होगा, आपने अच्छे से पढ़ा होगा मैथ में। मान लीजिए एक बॉक्स है, और इस बॉक्स में ऐसे छोटे छोटे से क्या है? बॉक्स है। 50 बॉक्स है मान लीजिए, छोटे छोटे। तो जब आप इस पूरे बॉक्स का आयतन निकालते हैं या कुछ भी क्षेत्रफल निकालते हैं, तो किस प्रकार से निकलवाया जाता है? भाई आपको एक बॉक्स निकलवा दिया जाता है, उसके बाद उसका गुणा कैसे करवा दिया जाता है? 50 से करवा दिया जाता है, और आपको वो चीज प्राप्त हो जाती है। तो आप मैथ में भी एक छोटे से हिस्से का क्या कर रहे हैं? अध्ययन कर रहे हैं। ऐसे यहाँ पर भी किसी बात को, पूरी बात को बताने के लिए उसके एक छोटे से भाग की क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। और जो अध्ययन उस छोटे से भाग पर हो रहा है, वही चीज क्या होगी? पूरे भाग पर क्या हो जाती है? अप्लाई हो जाती है। अब आप सुनिएगा, आप इतना तो समझ चुके कि तनुकरण में अम्ल क्षारक की मात्रा क्या होगी? कम। किसकी तुलना में? जल की तुलना में। ठीक है, इतना तो आप अभी समझ चुके थे। और यही ये बात कह रहा है कि प्रति इकाई आयतन में क्या जाती है? कमी हो जाती है। इसे हम क्या कहते हैं? तनुकरण कहते हैं। लेकिन आप कहोगे सर इसकी मात्रा में कमी कैसे हो रही है? बात समझिएगा क्या कह रहा हूं मैं, कि सर आप कहोगे कि सर आपने इतना तो बता दिया था कि जब तनुकरण करेंगे तो अम्ल की मात्रा और क्षारक की मात्रा क्या होगी? कम होगी। किसकी तुलना में? जल की तुलना में। लेकिन सर आखिरकार इनके आयनों की सांद्रता में कमी कैसे आ रही है? समझना इस क्वेश्चन को। ये परिभाषा हो चुकी है। आपके दिमाग में क्वेश्चन क्या पुटअप हो रहा होगा कि सर मान लीजिएगा हमारे पास तो एक बोतल थी, और इस बोतल में क्या थे? मान लीजिएगा 50 आयन थे। क्या थे? 50 आयन थे। किसके? अम्ल के या किसके? क्षारक के। और हमने इसको क्या मिला दिया? जल में मिला दिया। ये क्या है? वाटर है। तो सर यहां तो 50 आयन थे हमारे पास, और जब हमने इसको इसे पानी में मिलाया तो हमारे पूरे पूरे आयन ही हमने क्या मिला दिए? इसमें मिला दिए। तो जब हमने पूरे आयन ही मिला दिए, तो फिर हमारे इन आयनों की सांद्रता में, सांद्रता का मतलब जानते हैं? मात्रा में कमी कैसे आ गई? कमी कैसे आ गई? हमने तो पूरा ही मिला दिया इसमें। तो बच्चों समझिएगा, देखना क्या ये क्या कह रहा है कि सांद्रता के प्रति इकाई आयतन है कि छोटे से हिस्से में क्या आ गई है? कमी आ गई। तो समझना कैसे, सुनिएगा। देखना, मान लीजिए भाई आपकी क्लास है, मैं आपको सिंपल से एग्जांपल समझा रहा हूं। ये आपकी क्या है? क्लास है। इधर तो बैठी हुई हैं लड़कियां। कौन बैठी हुई हैं? लड़कियां। ठीक है, ये जी से लिखा हुआ है। और इधर कौन बैठे हुए हैं? लड़के बैठे हुए हैं। कौन बैठे हुए हैं? लड़के। एक तरफ तो कौन बैठे हुए हैं? लड़कियां। और एक तरफ कौन बैठे हुए हैं? लड़के बैठे हुए हैं। बी।
ठीक है ना। अब आप इनको इस प्रकार से समझ लीजिए, ये तो क्या है, लड़कियां हो गई, ये क्या हो गए, लड़के हो गए। दो भागों में बांट रखा है क्लास को, है ना, बैठे एक ही रूम में, लेकिन एक तरफ लड़कियों की लाइन है, एक तरफ क्या है, लड़कों की लाइन है। अब मैं इसकी बात करूं, यदि मैं इस प्रकार से बात करूं तो लड़के एक लाइन में कितने हैं, पंक्ति में, रो में 4, लड़कियां में कितनी है, 4। यानी कि आप मान सकते हो कि अम्ल की बोतल अलग है और जल की बोतल क्या है, अलग है। ये सभी क्या हो गए, जल के मॉलिक्यूल हो गए। ये सभी किसके हो गए, मान लीजिए अम्ल या किसके हो गए, क्षारक के हो गए। अब आपने इनको इसमें मिलाया, आपने इनको इसमें मिलाया, मतलब आपने ये कहा कि भैया इस पंक्ति की लड़कियां हैं वह उठ करके आ जाइए किसमें, इस पंक्ति में। लेकिन शर्त क्या है, शर्त क्या है भाई, उठ करके आएंगे तो पूरी तो बैठ नहीं सकती, ठीक है ना। यहां पर आपने कह दिया कि केवल और केवल कितनी लड़कियां हैं, 2 लड़कियां आनी चाहिए। आपने क्या कहा कि इसमें से 2 लड़कियां उठ करके आ जाइए किसमें, इस पंक्ति में। तो जब 2 लड़कियां यहां से उठ करके आएंगी तो सीधी सी बात है क्या हो जाएगा, यहां से 2 लड़के हट जाएंगे, और यहां से जब 2 लड़के हट जाएंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा भैया, वो जी आ जाएगा, और यहां से 2 लड़की क्या हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी। अब आप यहां ध्यान कीजिए कि मैंने क्या कहा था, इसको पूरा अम्ल कहा था। तो मान लीजिए भाई अम्ल जिस पात्र में भरा हुआ है, जिस बोतल में भरा हुआ है, वहां पर पूर्ण रूपेण क्या था, पहले अम्ल ही अम्ल के क्या थे, पार्टिकल्स थे, क्या थे, उसके क्या थे, मॉलिक्यूल थे। और आप देख सकते हो केवल क्या थे, केवल गर्ल्स ही गर्ल्स थी। लेकिन जैसे ही आपने इस अम्ल को किसमें मिलाया, जल में मिलाया, यानी कि आपने लड़कियों को किसमें मिलाया, बॉयज के साथ मिलाया, तो उस पंक्ति में मिलाया, तो आपने ये पाया कि इस पंक्ति में केवल कितनी लड़कियां आ सकती थी, केवल 2 ही लड़कियां आ सकती थी। यानी कि पहले की तुलना में इन लड़कियों की संख्या में क्या आ गई है, कमी आ गई है। क्या आ गई बच्चों, कमी आ गई है। और यही बात यहां कह रहा है कि सांद्रता मतलब उसकी मात्रा के प्रति इकाई आयतन, प्रति इकाई आयतन की बात करें, आप एक छोटी सी इस पंक्ति की तो बात कर रहे हैं बस, ठीक है ना। तो जो यहां अप्लाई होगा वही पूरी क्लास पे अप्लाई हो जाएगा। तो प्रति इकाई आयतन में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। तो आप समझ गए होंगे किस प्रकार से कमी आ रही है। तो इस प्रकार से क्या आती है, कमी आती है। कब, जब अम्ल और क्षारक को मिलाते हैं किसमें, जल में, और क्या करते हैं, तनुकृत करते हैं। क्या करते हैं, तनुकृत। तो तनुकरण कर रहे हैं ना, तनुकरण का मतलब सिंपल सी कहानी है। या फिर मैं बात कहूं, एक लड़का और एक्स्ट्रा ले लीजिए, ठीक है ना। क्या कर रहे हैं अपन, तनुकरण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, तनुकरण। तो आपने ये पा लिया कि तनुकरण जब आपने किया तो सीधी सी ऑब्वियसली बात है, लड़कियों की संख्या क्या हो गई है, कम। यानी कि पहले की तुलना में सांद्रता में क्या आ गई है, कमी आ गई है, ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं, तनुकरण कहते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लेता है कि तनुकरण की परिभाषा पूछ लेता है, या आपसे कह देगा कि तनुकरण की अम्ल के तनुकरण के समय H3O+ आयन की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव मतलब कमी होगी, वृद्धि होगी, या कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। तो बच्चों ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि विज्ञान में समझने का प्रयास करें, रटने का प्रयास ना करें। आप बड़े क्वेश्चन हल कर आओगे, लेकिन आप जहां सबसे ज्यादा गलती करोगे वो होंगे आपके वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, खाली जगह और एक नंबर के क्वेश्चन। मान लीजिए आप 1 नंबर में आ जाइए कि तनुकरण की अम्ल को तनुकृत करते समय H3O+ आयन की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब आपने पूरी परिभाषा रट रखी है, लेकिन आप तब भी आपको क्या नहीं पा रहे, आपने समझा नहीं, परिभाषा तो रट रखी है, तो फिर आप वहां से इसका क्या नहीं पाएंगे, उत्तर नहीं निकाल पाएंगे। जबकि परिभाषा में क्या छुपा हुआ है, उत्तर छिपा हुआ है कि आयतन में क्या आ रही है, कमी आ रही है। और यही बात मैंने आपको बताई थी कि आयतन में क्या आ रही है, कमी आ रही है। याद रखिएगा, ठीक है ना। आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे पीएच मानों के बारे में, और प्रबल अम्ल क्या है, दुर्बल अम्ल क्या है, प्रबल क्षार क्या है और दुर्बल क्षार क्या है। मैंने पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूं, घर पर जाकर के रोजाना रिवाइज करें और कंटिन्यूटी के साथ क्या करें, पढ़ते रहें। क्लासेज लंबी नहीं बने, इसलिए मैं पार्ट बहुत ज्यादा बना रहा हूं चैप्टर के। पार्टों से घबराए नहीं, सर इतने ज्यादा पार्ट कैसे हो गए। देखिए आप 45 मिनट की क्लास स्कूलों में लेते होंगे, उस 45 मिनट के हिसाब से यदि बात की जाए तो आपकी एक दिन की स्कूल की क्लास, मेरी कितनी क्लासें बन रही हैं, 2 या 3 पार्ट जाके बनते हैं। तो यदि आप एक दिन में 2 या 3 पार्ट भी दोगे तो पार्ट ज्यादा लंबे है नहीं, ठीक है ना। तो आप उस प्रकार से आसानी से क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। 100% की गारंटी वाले बैच के साथ हम पढ़ रहे हैं,
याद रखिएगा, यदि आप मेहनत करेंगे, मैं तो करा ही रहा हूं, और मेरी तरह ही यदि आप भी घर मेहनत करेंगे तो हमें साइंस में अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है ना। मिलते हैं अगली क्लास में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा क्या करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।